सफेद हिरनी। एक बार की बात है, एक राजा और रानी रहते थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अगर उनके पास खेलने के लिए एक छोटा बेटा या बेटी होती तो वे पूरी तरह से खुश होते। वे इस बारे में कभी बात नहीं करते थे और हमेशा दिखावा करते थे कि दुनिया में चाहने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी कभी जब वे दूसरे लोगों के बच्चों को देखते थे तो उनके चेहरे उदास हो जाते थे और उनके दरबारी और सेवक इसका कारण जानते थे। एक दिन रानी महल से सटे बड़े पार्क में चट्टानों से निकलने वाले झरने के किनारे अकेली बैठी थी। वह सामान्य से ज्यादा दुखी महसूस कर रही थी और उसने अपनी महिलाओं को दूर भेज दिया था ताकि कोई भी उसके दुख को न देख सके। अचानक उसने झरने के नीचे के तालाब में सरसराहट की आवाज सुनी और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक बड़ा केकड़ा उसके बगल में एक पत्थर पर चढ़ रहा है। महारानी, केकड़े ने कहा, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी दिल की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। लेकिन पहले आपको मुझे परियों के महल में ले जाने की अनुमति देनी होगी, जो कि दूर तो है, लेकिन घने बादलों के कारण मनुष्य की आंखों ने कभी नहीं देखा है। वहां जाकर आप और अधिक जान पाएंगी, वो भी तभी जब आप मुझ पर भरोसा करेंगी। रानी ने पहले कभी किसी जानवर को बोलते नहीं सुना था और वह आश्चर्य से अवाक रह गई। हालांकि वो केकड़े की बातों से इतनी मंत्रमुग्धा हो गई कि वह मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये हाथ केकड़े ने नहीं लिया, जो कुछ देर पहले ही वहां खड़ा था, बल्कि एक छोटी बूढ़ी औरत ने लिया, जो सफ़ेद और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसके भूरे बालों में हरे रंग के रिबन थे। और आश्चर्यजनक रूप से उसके कपड़ों से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। बूढ़ी औरत उस रास्ते पर हल्के से दौड़ी जिस पर रानी 100 बार पहले भी चल चुकी थी, लेकिन ये रास्ता इतना अलग लग रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही रास्ता है। बिच्छुओं और कंटीली झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाने के बजाय उसके सिर के चारों ओर गुलाब और चमेली के फूल लटक रहे थे, जबकि उसके पैरों के नीचे की जमीन बैंगनी फूलों से सजी हुई थी। संतरे के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि दोपहर के समय भी सूरज कभी ज्यादा गर्म नहीं होता था और रास्ते के अंत में कुछ ऐसी चमकीली चीज की झलक थी जो इतनी चमकदार थी कि रानी को अपनी आंखों को ढकना पड़ा और उसे केवल अपनी उंगलियों के बीच से देखना पड़ा। यह क्या हो सकता है? उसने अपने गाइड की ओर मुड़कर पूछा, जिसने उत्तर दिया, ओह, ये परियों का महल है और उनमें से कुछ हमसे मिलने आ रही हैं। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजे खुल गए और 6 परियां आईं, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में बहुमूल्य पत्थरों से बना एक फूल था, लेकिन वह बिल्कुल असली जैसा था और केवल छूने पर ही अंतर पता चल सकता था। उन्होंने कहा, मैडम, हम आपके इस आत्मविश्वास के लिए आपको धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि शीघ्र ही आपकी एक छोटी बेटी होगी। रानी इस समाचार से इतनी मंत्रमुग्धा हो गई कि वह खुशी से लगभग बेहोश हो गई, लेकिन जब वह बोलने में सक्षम हुई तो उसने परियों के प्रति उनके वादे के अनुसार उपहार देने के लिए अपना पूरा आभार प्रकट किया। और अब उसने कहा, मुझे और अधिक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे पति सोचेंगे कि मैं भाग गई हूँ या किसी दुष्ट जानवर ने मुझे खा लिया है। कुछ ही समय में वैसा ही हुआ जैसा परियों ने भविष्यवाणी की थी और महल में एक बच्ची का जन्म हुआ। बेशक राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश हुए और बच्ची का नाम डेसिरी रखा गया, जिसका मतलब है वांछित, क्योंकि उसके जन्म से 5 साल पहले से ही उसे वांछित माना जा रहा था। पहले तो रानी को अपने नए खिलौने के अलावा कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन फिर उसे परियों की याद आई जिन्होंने उसे यह खिलौना भेजा था। उसने अपनी महिलाओं से कहा कि वे उसे रत्नजटित फूलों का गुलदस्ता लाकर दे जो उसे महल में दिया गया था। उसने प्रत्येक फूल को अपने हाथ में लिया और उसका नाम पुकारा और बारी बारी से प्रत्येक परी उसके सामने प्रकट हुई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जिस पर वह सबसे अधिक ऋणी थी, वह केकड़ा परी भूल गई थी और इस तरह, जैसा कि आपने अन्य शिशुओं के मामले में पढ़ा है, बहुत सारी शरारतें हुईं। हालांकि इस समय महल में हर कोई उल्लास में था और अंदर हर कोई परियों की गाड़ियों को देखने के लिए खिड़कियों की ओर भागा, क्योंकि कोई भी 2 परियां एक जैसी नहीं थीं। एक के पास आबनूस की गाड़ी थी, जिसे सफ़ेद कबूतर खींच रहे थे, दूसरी अपने हाथीदांत के रथ में लेटी हुई थी, जिस पर 10 काले कौवे सवार थे,
जबकि बाकी ने दुर्लभ लकड़ियां या कई रंग बिरंगे समुद्री शंख चुने थे, जिनके साथ लाल और नीले रंग के मैका, लंबी पूंछ वाले मोर या हरे रंग के लव बर्ड्स थे। इन गाड़ियों का इस्तेमाल केवल राजकीय अवसरों पर ही किया जाता था, क्योंकि जब वे युद्ध में जाते थे तो उड़ने वाले ड्रैगन, उग्र सांप, शेर या तेंदुए सुंदर पक्षियों की जगह ले लेते थे। परियां रानी के कक्ष में दाखिल हुई और उनके पीछे छोटे बौने भी थे जो अपने उपहार लेकर आए और अपनी मालकिनों से कहीं ज्यादा गर्वित दिख रहे थे। एक एक करके उनके बोझ जमीन पर फैल गए और किसी ने कभी ऐसी प्यारी चीजें नहीं देखी थीं। वो सब कुछ जो एक बच्चा संभवतः पहन सकता है या जिसके साथ खेल सकता है, वहां मौजूद था, और इसके अलावा उनके पास उसे देने के लिए दूसरे और ज्यादा कीमती उपहार थे, जो केवल वही बच्चे पा सकते हैं जिनके पास परियां गौडमदर हैं। वे सभी गुलाबी तकियों के ढेर के चारों ओर इकट्ठे हुए थे, जिस पर बच्चा सो रहा था, जब एक छाया उनके और सूरज के बीच पड़ गई, जबकि कमरे में ठंडी हवा बह रही थी। सबने ऊपर देखा और वहां केकड़ा परी थी, जो अपने गुस्से में छत जितनी लंबी हो गई थी। तो मैं भूल गई हूँ, उसने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि रानी सुनकर कांप उठी। कौन था जिसने तुम्हारी परेशानी में तुम्हें सांत्वना दी? कौन था जिसने तुम्हें परियों के पास पहुंचाया? कौन था जिसने तुम्हें फिर से सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचाया? फिर भी मुझे अनदेखा किया जाता है, जबकि जिन लोगों ने तुलना में कुछ भी नहीं किया है, उन्हें दुलारा जाता है और धन्यवाद दिया जाता है। रानी, जो डर के मारे लगभग गूंगी हो गई थी, ने व्यर्थ ही कोई स्पष्टीकरण या माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण नहीं था और वह केवल अपनी गलती स्वीकार कर सकती थी और माफी मांग सकती थी। परियों ने भी अपनी बहन के क्रोध को कम करने की पूरी कोशिश की, और यह जानते हुए कि कई साधारण लोगों की तरह जो परियां नहीं हैं, वो बहुत घमंडी थी, उन्होंने उससे केकड़े का भेष छोड़ने और एक बार फिर से वही आकर्षक व्यक्ति बनने के लिए विनती की जिसे वे देखने के आदी थे। कुछ समय तक क्रोधित परी ने कुछ नहीं सुना, लेकिन अंततः चापलूसी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। केकड़े का खोल उसके शरीर से उतर गया, वह अपने सामान्य आकार में सिकुड़ गई और उसका कुछ उग्र भाव गायब हो गया। ठीक है, उसने कहा, मैं राजकुमारी की मौत का कारण नहीं बनूंगी, जैसा कि मैंने करने का इरादा किया था, लेकिन साथ ही उसे अपनी माँ की गलती की सजा भुगतनी होगी, जैसा कि उसके पहले कई अन्य बच्चों ने भुगता है। मैं उसे यह सजा सुनाती हूँ कि अगर उसे अपने 15वें जन्मदिन से पहले दिन की रोशनी की एक किरण भी देखने दी गई तो वह बहुत पछताएगी, और शायद इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़े। और इन शब्दों के साथ वह उस खिड़की से गायब हो गई जिससे वह आई थी, जबकि परियों ने रोती हुई रानी को सांत्वना दी और सलाह ली कि राजकुमारी को उसके बचपन के दौरान सबसे अच्छी तरह से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। आधे घंटे के बाद उन्होंने तय कर लिया कि क्या करना है, और परियों के आदेश पर एक सुंदर महल बनकर तैयार हो गया, जो राजा और रानी के महल के करीब था, लेकिन दुनिया के हर महल से अलग, क्योंकि इसमें कोई खिड़कियां नहीं थीं और केवल एक दरवाज़ा था जो जमीन के नीचे था। हालांकि एक बार अंदर जाने के बाद दिन की रोशनी को देखना मुश्किल था, दीवारों पर जलती हुई मोमबत्तियां इतनी चमकीली थीं। अब तक राजकुमारी का इतिहास उन कई राजकुमारियों के इतिहास जैसा था जिनके बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन जब उसकी कैद की अवधि लगभग समाप्त हो गई, तो उसके भाग्य ने एक और मोड़ लिया। लगभग 15 वर्षों तक परियों ने उसकी देखभाल की, उसका मनोरंजन किया और उसे पढ़ाया, ताकि जब वह दुनिया में आए तो वह राजकुमारी बनने के मामले में अन्य राजाओं की बेटियों से किसी भी तरह पीछे न रहे। वे सभी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन परी ट्यूलिप उससे सबसे अधिक प्यार करती थी, और जैसे जैसे राजकुमारी का 15वां जन्मदिन करीब आता गया, परी कांपने लगी कि कहीं कुछ भयानक न हो जाए, कोई दुर्घटना जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे अपनी नज़रों से ओझल न होने दो, ट्यूलिप ने रानी से कहा, और इस बीच उसका चित्र बनवाओ और उसे पड़ोसी दरबारों में ले जाओ, जैसा कि प्रथा है, ताकि राजा देख सके कि उसकी सुंदरता हर दूसरी राजकुमारी से कितनी बढ़कर है, और वे अपने बेटों के लिए उससे विवाह करने की मांग कर सकें। और ऐसा ही हुआ, और जैसा कि परी ने भविष्यवाणी की थी, सभी युवा राजकुमारों को उस चित्र से प्रेम हो गया, लेकिन जिस अंतिम राजकुमार को वह चित्र दिखाया गया, वह इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सका,
और उसने उसे अपने कक्ष से हटाने से इनकार कर दिया, जहां वह पूरे दिन उसे निहारता रहता था। राजा के पिता को अपने बेटे में आए इस बदलाव पर बहुत आश्चर्य हुआ, जो आमतौर पर अपना सारा समय शिकार या बाज की तलाश में बिताता था, और उनकी चिंता तब और बढ़ गई जब उन्होंने अपने दो दरबारियों के बीच बातचीत सुनी। उन्हें डर था कि राजकुमार पागल हो गया होगा, वह इतना मूडी हो गया था। बिना एक पल गंवाए राजा अपने बेटे से मिलने गया, और जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, युवक ने खुद को अपने पिता के पैरों पर फेंक दिया। आपने मेरी सगाई एक ऐसी दुल्हन से कर दी है जिससे मैं कभी प्यार नहीं कर सकता, वह चिल्लाया। लेकिन अगर आप इस सगाई को तोड़ने के लिए सहमत नहीं होंगे और राजकुमारी डेज़िरी का हाथ मांगने के लिए सहमत नहीं होंगे, तो मैं दुख से मर जाऊंगा और इस बात के लिए आभारी रहूंगा कि अब मैं जीवित नहीं हूँ। ये शब्द राजा को बहुत नापसंद आए। उन्हें लगा कि पहले से तय शादी को तोड़कर वे अपनी प्रजा पर एक लंबा और खूनी युद्ध ला रहे हैं, इसलिए बिना जवाब दिए वे चले गए, इस उम्मीद में कि कुछ दिनों में उनके बेटे को होश आ जाएगा। लेकिन राजकुमार की हालत इतनी तेजी से खराब होती गई कि राजा ने निराश होकर डेज़िरी के पिता के पास तुरंत एक दूत भेजने का वादा किया। इस समाचार ने युवक की सारी बीमारियों को एक पल में दूर कर दिया, और उसने पोशाक और घोड़ों और गाड़ियों के हर विवरण की योजना बनाना शुरू कर दिया। जो दूत, जिसका नाम बेकासिगु था, की गाड़ी को यथासंभव शानदार बनाने के लिए आवश्यक थे। वो खुद दूतावास का हिस्सा बनना चाहता था, भले ही एक पन्ने के भेष में ही सही, लेकिन राजा ने इसकी अनुमति नहीं दी, और इसलिए राजकुमार को राजकुमारी को भेजने के लिए राज्य में हर दुर्लभ और सुंदर चीज की खोज करने से ही संतोष करना पड़ा। वास्तव में वह दूतावास के शुरू होने से ठीक पहले अपने चित्र के साथ पहुंचा, जिसे दरबारी चित्रकार ने गुप्त रूप से चित्रित किया था। राजा और रानी की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी ऐसे महान और शक्तिशाली परिवार में हो, और उन्होंने राजदूत का हर तरह से स्वागत किया। वे चाहते थे कि राजदूत राजकुमारी डेज़िरी से भी मिले, लेकिन परी ट्यूलिप ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि इससे कुछ बुरा हो सकता है। और उसे यह जरूर बता देना, उसने आगे कहा, कि जब तक वो 15 साल की नहीं हो जाती, तब तक विवाह नहीं किया जा सकता, अन्यथा बच्चे के साथ कोई भयानक दुर्भाग्य घटित हो जाएगा। इसलिए जब बेकासिग ने अपने दल के साथ मिलकर औपचारिक अनुरोध किया कि राजकुमारी डेज़िरी का विवाह उसके स्वामी के बेटे से कर दिया जाए, तो राजा ने उत्तर दिया कि वह बहुत सम्मानित महसूस कर रहा है और खुशी खुशी अपनी सहमति देगा, लेकिन कोई भी राजकुमारी को उसके 15वें जन्मदिन तक नहीं देख सकता, क्योंकि एक दुष्ट परी द्वारा पालने में उस पर डाला गया जादू उसके बीत जाने तक काम करना बंद नहीं करेगा। राजदूत बहुत हैरान और निराश हुआ, लेकिन वह परियों के बारे में इतना जानता था कि उनकी अवज्ञा करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसे राजकुमार का चित्र रानी को भेंट करने से ही संतुष्ट होना पड़ा, जिसने इसे राजकुमारी तक ले जाने में कोई समय नहीं गंवाया। जैसे ही लड़की ने इसे अपने हाथों में लिया, यह अचानक बोल उठा, जैसा कि इसे करना सिखाया गया था, और सबसे नाजुक और आकर्षक प्रकार की प्रशंसा की, जिससे राजकुमारी खुशी से झूम उठी। रानी ने हंसते हुए पूछा, आपको ऐसा पति कैसा लगेगा? जैसे कि मैं पतियों के बारे में कुछ भी जानती हूँ, डेज़िरी ने उत्तर दिया, जिसने बहुत पहले ही राजदूत के व्यवसाय का अनुमान लगा लिया था। ठीक है, वो 3 महीने में तुम्हारा पति बन जाएगा, रानी ने उत्तर दिया और राजकुमार के उपहार लाने का आदेश दिया। राजकुमारी उनसे बहुत प्रसन्न हुई और उनकी बहुत प्रशंसा की, लेकिन रानी ने देखा कि इस दौरान उसकी आंखें लगातार सबसे मुलायम रेशम और सबसे चमकीले आभूषणों से राजकुमार के चित्र पर भटक रही थीं। राजदूत ने पाया कि राजकुमारी से मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वह विदा लेकर अपने दरबार में लौट आया, लेकिन यहाँ एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। राजकुमार, हालांकि यह सोचकर खुश था कि डेज़िरी वास्तव में उसकी दुल्हन बनने वाली है, लेकिन वह इस बात से बहुत निराश था कि उसे बेकासिगु के साथ लौटने की अनुमति नहीं दी गई थी, जैसा कि उसने मूर्खतापूर्ण उम्मीद की थी, और खुद को किसी भी चीज़ से इनकार करने या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कभी नहीं सिखाया गया था। वह पहले की तरह ही बीमार पड़ गया। वह कुछ भी नहीं खाता था और न ही किसी चीज़ का आनंद लेता था, बल्कि सारा दिन तकियों के ढेर पर लेटा रहता था, राजकुमारी की तस्वीर को देखता रहता था।
अगर मुझे राजकुमारी से शादी करने के लिए 3 महीने तक इंतजार करना पड़ा तो मैं मर जाऊंगा। ये बिगड़ैल लड़का बस इतना ही कहता था और आखिरकार राजा ने निराश होकर डेज़िरी के पिता के पास एक नया दूत भेजने का निश्चय किया ताकि वो उनसे विवाह को तुरंत संपन्न करने की अनुमति मांग सके। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की होती, उन्होंने अपने पत्र में आगे कहा, लेकिन मेरी अधिक उम्र और दुर्बलता के कारण मैं यात्रा नहीं कर सकता। हालांकि मेरे दूत को आपके द्वारा प्रस्तावित किसी भी व्यवस्था से सहमत होने का आदेश है। महल में पहुंचने पर बेकासिग ने अपने युवा स्वामी के मामले को उतनी ही शिद्दत से पेश किया जितना कि उसके पिता राजा के सामने पेश कर सकते थे, और अनुरोध किया कि इस मामले में राजकुमारी से सलाह ली जा सकती है। रानी जल्दी से संगमरमर के टॉवर पर पहुंची और अपनी बेटी को राजकुमार की दुखद स्थिति के बारे में बताया। डेज़िरी खबर सुनकर बेहोश हो गई, लेकिन जल्द ही फिर से अपने होश में आ गई और एक ऐसी योजना बनाने लगी जिससे वह दुष्ट परी द्वारा घोषित किए गए विनाश का जोखिम उठाए बिना राजकुमार के पास जा सके। मैं समझ गई, उसने अंत में खुशी से कहा। एक गाड़ी बनाई जाए जिससे कोई रोशनी न आ सके और उसे मेरे कमरे में लाया जाए। फिर मैं उसमें बैठ जाऊंगी और हम रात में तेजी से यात्रा कर सकते हैं और भोर से पहले राजकुमार के महल में पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद मैं किसी भूमिगत कक्ष में रह सकती हूँ जहां कोई रोशनी न आ सके। रानी ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आह, तुम कितने चतुर हो। और वह राजा को बताने के लिए जल्दी से चली गई। हमारे राजकुमार की पत्नी कितनी अच्छी होगी। बेकासिग ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन मुझे जल्दी से समाचार लेकर वापस जाना होगा और राजकुमारी के लिए भूमिगत कक्ष तैयार करना होगा। और वह वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी की कमान वाली गाड़ी तैयार हो गई। ये हरे मखमल की बनी थी, जिस पर बड़े बड़े सुनहरे कांटे बिखरे हुए थे और अंदर गुलाबी गुलाबों से कढ़ाई की गई चांदी की ब्रोकेड लगी हुई थी। बेशक इसमें कोई खिड़कियां नहीं थीं, लेकिन परी ट्यूलिप, जिसकी सलाह मांगी गई थी, ने इसे एक नर्म चमक के साथ रोशन करने में कामयाबी हासिल की थी जो किसी को नहीं पता था कि कहाँ से आई थी। इसे सीधे टॉवर के बड़े हॉल में ले जाया गया और राजकुमारी उसमें चढ़ी। उसके पीछे उसकी वफादार नौकरानी एग्लेंटाइन और उसकी नौकरानी सेरिसेट थी, जिसे भी राजकुमार के चित्र से प्यार हो गया था और वह अपनी मालकिन से बहुत ईर्ष्या करती थी। गाड़ी में चौथी जगह सेरिसेट की मां ने ली, जिसे रानी ने 3 युवा लोगों की देखभाल करने के लिए भेजा था। अब फाउंटेन की परी राजकुमारी नेरा की गॉडमदर थी, जिसके साथ राजकुमार की सगाई डेज़िरी की तस्वीर से पहले ही हो चुकी थी। वह अपनी गॉड चाइल्ड के साथ हुए इस अपमान से बहुत नाराज थी और उस पल से राजकुमारी पर कड़ी नज़र रखने लगी। इस यात्रा में उसे अपना मौका दिख गया और वो वही थी जो अदृश्य होकर सेरिसेट के पास बैठी थी और उसकी मां दोनों के मन में बुरे विचार डाल रही थी। राजकुमार जिस शहर में रहता था, उसका रास्ता ज्यादातर घने जंगल से होकर जाता था और हर रात जब चांद नहीं होता था और पेड़ों के पीछे से एक भी तारा दिखाई नहीं देता था, तो राजकुमारी के साथ यात्रा करने वाले पहरेदार गाड़ी को हवा देने के लिए खोल देते थे। ये कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि उनके और महल के बीच सिर्फ 12 घंटे की यात्रा नहीं रह गई। सेरिसेट ने अपनी मां को गाड़ी के किनारे एक तेज चाकू से एक बड़ा छेद करने के लिए राजी किया, जिसे वह खुद इस उद्देश्य के लिए लेकर आई थी। जंगल में अंधेरा इतना घना था कि किसी को पता नहीं चला कि उसने क्या किया है, लेकिन जब वे अपने पीछे आखिरी पेड़ छोड़कर खुले मैदान में आए, तो सूरज उग चुका था और अपने बचपन के बाद पहली बार डेज़िरी ने खुद को दिन के उजाले में पाया। वह छेद से निकलती हुई चमकीली चमक को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर उसने एक आह भरी जो उसके दिल से निकली हुई लग रही थी। गाड़ी का दरवाजा पीछे की ओर खुला, मानो जादू से, और एक सफेद हिरनी बाहर निकली और एक पल में जंगल में नजरों से ओझल हो गई। लेकिन वो जितनी जल्दी थी, उसकी नौकरानी एग्लेंटाइन ने उसे कहाँ जाते हुए देखा और उसका पीछा करने के लिए गाड़ी से कूद गई। कुछ दूरी पर पहरेदार उसका पीछा कर रहे थे। सेरिसेट और उसकी मां ने आश्चर्य और खुशी से एक दूसरे को देखा। वे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा वे चाहते थे।
सबसे पहले जो किया जाना था वह था उस छेद को छिपाना जो काटा गया था, और जब यही काम हो गया गुस्साए परी की मदद से, हालांकि उन्हें ये पता नहीं था, सेरिसेट ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और राजकुमारी के कपड़े पहन लिए और हीरे का मुकुट अपने सिर पर रख लिया। उसे लगा कि यह उसकी अपेक्षा से ज्यादा भारी है, लेकिन फिर उसे कभी मुकुट पहनने की आदत नहीं थी, जिससे सारा फर्क पड़ता है। शहर के द्वार पर गाड़ी को राजा द्वारा अपने बेटे की दुल्हन के लिए भेजे गए गार्ड ऑफ ऑनर द्वारा रोका गया। हालांकि सेरिसेट और उसकी मां को बाहर क्या हो रहा था ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने सड़कों पर भीड़ से स्वागत के नारे स्पष्ट रूप से सुने। गाड़ी अंततः उस विशाल हॉल में रुकी जिसे बेकासिगु ने राजकुमारी के स्वागत के लिए तैयार किया था। ग्रैंड चेम्बरलेन और लॉर्ड हाई स्टीवर्ड उसका इंतजार कर रहे थे, और जब झूठी दुल्हन ने शानदार रोशनी वाले कमरे में कदम रखा तो उन्होंने झुककर प्रणाम किया और कहा कि उन्हें आदेश है कि जैसे ही वह पहुंचे महामहिम को सूचित कर दें। राजकुमार, जिसे दरबार के सख्त शिष्टाचार ने भूमिगत हॉल में उपस्थित होने से रोक दिया था, अपने स्वयं के कमरों में अधीरता से जल रहा था। तो वह आ गई। उसने चिल्लाते हुए वह धनुष नीचे फेंक दिया जिसे वह ठीक करने का नाटक कर रहा था। अच्छा, क्या मैं सही नहीं था? क्या वह सुंदरता और शालीनता का चमत्कार नहीं है? और क्या पूरी दुनिया में उसकी बराबरी कोई और कर सकता है? मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा और कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार चैम्बरलेन ने, जो उन दोनों में से अधिक साहसी था, कहा, महाराज, उसकी खूबसूरती का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो उतनी ही शानदार है जितना आप कह रहे हैं, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि यात्रा की थकान के कारण वह और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, जैसा कि स्वाभाविक है। ये निश्चित रूप से वह नहीं था जिसकी राजकुमार ने उम्मीद की थी। क्या चित्र से उसे खुशी मिली होगी? वह पहले भी ऐसी बातों के बारे में जानता था और उसके अंदर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने आगे कोई सवाल पूछने से बचने की कोशिश की और केवल इतना कहा, क्या राजा को बताया गया है कि राजकुमारी महल में है? हाँ महाराज, और वह संभवतः पहले ही उनके साथ शामिल हो चुका है। राजकुमार ने कहा, तो मैं भी चलूंगा। अपनी लंबी बीमारी के कारण कमजोर होते हुए भी राजकुमार मंत्रियों की सहायता से सीढ़ियों से नीचे उतरा और कमरे में प्रवेश किया, ठीक उसी समय जब उसने अपने पिता की सेरिसेट को देखकर आश्चर्य और घृणा से भरी ऊंची चीख सुनी। यह विश्वासघात का काम था, उसने कहा, जबकि राजकुमार भय से मुंह खोकर दरवाजे की चौखट पर झुक गया। लेकिन प्रतीक्षारत महिला, जो कुछ इसी तरह के लिए तैयार थी, आगे बढ़ी। उसके हाथ में वे पत्र थे जो राजा और रानी ने उसे सौंपे थे। ये राजकुमारी डेज़िरी है, उसने कहा, जैसे कि उसने कुछ भी नहीं सुना हो, और मुझे अपने स्वामी और रानी से प्राप्त इन पत्रों को आपको प्रस्तुत करने का सम्मान प्राप्त हुआ है, साथ ही राजकुमारी के आभूषणों से युक्त संदूक भी। राजा ने न तो कोई हरकत की और न ही उसका कोई जवाब दिया, इसलिए राजकुमार बेकासिग की बांह पर झुककर झूठी राजकुमारी के थोड़ा और करीब आ गया, इस उम्मीद में कि उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया है। लेकिन जितना ज्यादा वह देखता रहा उतना ही वह अपने पिता से सहमत होता गया कि कहीं न कहीं राजद्रोह है, क्योंकि किसी भी तरह से वह चित्र उसके सामने खड़ी महिला से मिलता जुलता नहीं था। सेरिसेट इतनी लंबी थी कि राजकुमारी की पोशाक उसके टखनों तक नहीं पहुंचती थी, और इतनी पतली थी कि उसकी हड्डियां कपड़ों के बीच से दिखाई देती थीं। इसके अलावा उसकी नाक टेढ़ी थी और उसके दांत काले और बदसूरत थे। राजकुमार भी वहीं खड़ा रहा। आखिरकार उसने अपनी बात कही, और उसके शब्द उसके पिता को संबोधित थे, न कि उस दुल्हन को जो उससे शादी करने के लिए इतनी दूर आई थी। हमें धोखा दिया गया है, उसने कहा, और इसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। और वह दूत पर इतना भारी होकर झुक गया कि बेकासिग को डर लगा कि वह बेहोश हो जाएगा, और उसने जल्दी से उसे फर्श पर लिटा दिया। कुछ मिनटों तक राजकुमार के अलावा कोई भी किसी की ओर ध्यान नहीं दे सका, लेकिन जैसे ही वह होश में आया, प्रतीक्षारत महिला ने अपनी बात कह दी। ओह मेरी प्यारी राजकुमारी, हमने घर क्यों छोड़ा? वह रो पड़ी। लेकिन तुम्हारे पिता राजा तुम्हारे साथ हुए अपमान का बदला लेंगे जब हम उन्हें बताएंगे कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया गया है।
राजा ने क्रोध में कहा, मैं खुद ही उसे बता दूंगा। उसने मुझे एक अद्भुत सौंदर्य का वादा किया था, उसने मुझे एक कंकाल भेजा है। मुझे आश्चर्य नहीं है कि उसने उसे 15 साल तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा है। उन दोनों को ले जाओ, उसने अपने पहरेदारों की ओर मुड़ते हुए कहा, और उन्हें राज्य की जेल में डाल दो। इस मामले में मुझे कुछ और भी सीखना है। उसके आदेशों का पालन किया गया और राजकुमार ने अपने दुखद भाग्य पर जोर जोर से विलाप करते हुए उसे वापस बिस्तर पर ले जाया गया, जहां वह कई दिनों तक तेज बुखार में पड़ा रहा। आखिरकार उसे धीरे धीरे ताकत मिलने लगी, लेकिन उसका दुख अभी भी इतना बड़ा था कि वह किसी अजनबी चेहरे को देख नहीं सकता था और दरबार के समारोहों में अपना उचित हिस्सा लेने के विचार से ही कांप उठता था। राजा या बेकासिक के अलावा किसी और को पता नहीं था कि उसने योजना बनाई थी कि जैसे ही वह सक्षम होगा, वह भाग जाएगा और अपना बाकी जीवन किसी एकांत स्थान पर अकेले बिताएगा। उसे अपनी योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य प्राप्त करने में कुछ सप्ताह लग गए, लेकिन आखिरकार एक खूबसूरत तारों भरी रात में दोनों दोस्त चुपके से चले गए और जब राजा अगली सुबह उठा तो उसने अपने बिस्तर के पास एक पत्र पड़ा पाया, जिसमें लिखा था कि उसका बेटा चला गया है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ गया। वो खबर सुनकर फूट फूट कर रोया, क्योंकि वह राजकुमार से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे लगा कि शायद युवक ने समझदारी से काम लिया है और उसने भटके हुए व्यक्ति को घर वापस लाने के लिए समय और बेकासिक के प्रभाव पर भरोसा किया। और जब ये सब हो रहा था, तो सफ़ेद हिरनी का क्या हुआ? हालांकि जब वह गाड़ी से उतरी तो उसे पता था कि किसी निर्दयी भाग्य ने उसे जानवर में बदल दिया है। फिर भी जब तक उसने खुद को एक नदी में नहीं देखा, उसे नहीं पता था कि यह क्या था। क्या ये सच है, डेज़िरी? उसने रोते हुए खुद से कहा। किस दुष्ट परी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, और क्या मैं कभी भी अपना रूप नहीं ले पाऊंगी? मेरा एकमात्र आराम ये है कि शेरों और सांपों से भरे इस विशाल जंगल में मेरा जीवन छोटा ही रहेगा। अब परी ट्यूलिप राजकुमारी के दुखद भाग्य पर उतनी ही दुखी थी जितनी कि डेज़िरी की अपनी माँ होती अगर उसे इसके बारे में पता होता। फिर भी वो ये महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि अगर राजा और रानी ने उसकी सलाह मान ली होती तो लड़की अब तक अपने नए घर की दीवारों में सुरक्षित होती। हालांकि वो डेज़िरी से इतना प्यार करती थी कि उसे जितना हो सके उतना दुख नहीं सहने देती, और यह वही थी जिसने एग्लेंटाइन को उस जगह तक पहुंचाया जहां सफ़ेद हिरनी खड़ी थी और घास काट रही थी जो उसका भोजन था। पदचाप की आवाज़ सुनकर सुंदर प्राणी ने अपना सिर उठाया, और जब उसने अपने वफादार साथी को आते देखा तो वह उसकी ओर दौड़ी और अपना सिर एग्लेंटाइन के कंधे पर रगड़ा। सम्मान की दासी आश्चर्यचकित थी, लेकिन वह जानवरों से बहुत प्यार करती थी और सफ़ेद हिरनी को प्यार से सहलाती रही और इस दौरान उससे धीरे से बात करती रही। अचानक सुंदर प्राणी ने अपना सिर उठाया और एग्लेंटाइन के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और बिजली की तरह लड़की ने खुद को घुटनों पर गिरा लिया और जानवर के पैरों को उठाकर उन्हें एक एक करके चूमा। मेरी राजकुमारी, ओ मेरी प्यारी राजकुमारी, वह चिल्लाई और फिर से सफ़ेद हिरनी ने अपना सिर उसके खिलाफ रगड़ा, क्योंकि उसने सोचा कि द्वेषपूर्ण परी ने उसकी बोलने की शक्ति को छीन लिया था। उसने उसे उसकी समझ से वंचित नहीं किया था। दिन भर दोनों साथ साथ रहे, और जब एग्लेंटाइन को भूख लगी तो सफ़ेद हिरनी उसे जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां नाशपाती और आड़ू बहुतायत में उगते थे। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, सम्मान की दासी जंगली जानवरों के आतंक से भर गई, जिन्होंने जंगल में अपनी पहली रात के दौरान राजकुमारी को घेर लिया था। उसने पूछा, क्या कोई झोपड़ी या गुफा नहीं है जिसमें हम जा सकें? लेकिन हिरनी ने केवल अपना सिर हिलाया और वे दोनों डर के मारे बैठ गईं और रोने लगीं। परी ट्यूलिप, जो अपने क्रोध के बावजूद बहुत कोमल हृदय की थी, उनकी परेशानी देखकर द्रवित हो गई और उनकी सहायता के लिए शीघ्रता से उड़कर आई। मैं पूरी तरह से जादू को नहीं हटा सकती, उसने कहा, क्योंकि फव्वारे वाली परी मुझसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन मैं तुम्हारी सजा के समय को कम कर सकती हूँ और इसे कम कठोर बना सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही अंधेरा छा जाएगा तुम अपना आकार पुनः प्राप्त कर लोगे। ये सोचना कि धीरे धीरे वह एक सफ़ेद हिरनी होना बंद कर देगी वास्तव में
वह रात के दौरान एक बार फिर से हिरनी होना बंद कर देगी। डेज़िरी के लिए वर्तमान में खुशी के लिए पर्याप्त था और वह बहुत ही सुंदर तरीके से घास पर उछलने लगी। सीधे अपने सामने के रास्ते पर चलो, परी ने मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए कहा। सीधे रास्ते पर चलो और तुम जल्द ही एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंच जाओगे जहां तुम्हें आश्रय मिलेगा। और इन शब्दों के साथ वह गायब हो गई और अपने श्रोताओं को पहले से कहीं अधिक खुश छोड़ गई, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब एग्लेंटाइन पास पहुंची तो झोपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बगल में एक सफ़ेद हिरनी दौड़ रही थी। शुभ संध्या, उसने कहा। क्या आप मुझे और मेरी हिरनी को एक रात के लिए रहने की जगह दे सकते हैं? निश्चित रूप से मैं कर सकती हूँ, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। और वह उन्हें एक कमरे में ले गई जिसमें 2 छोटे सफ़ेद बिस्तर थे, जो इतने साफ और आरामदायक थे कि उन्हें देखकर भी नींद आ जाती थी। बूढ़ी औरत के पीछे दरवाजा बंद ही हुआ था कि सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और डेज़िरी फिर से लड़की बन गई। ओह एग्लेंटाइन, अगर तुम मेरे पीछे नहीं आते तो मैं क्या करती, वह चिल्लाई। और खुशी के मारे वह अपनी सहेली की बाहों में लिपट गई। सुबह सुबह एग्लेंटाइन की नींद किसी के दरवाजे को खरोंचने की आवाज़ से खुली और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सफ़ेद हिरनी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। नन्ही सी हिरनी ने ऊपर देखा और उसके चेहरे की ओर देखा और सिर हिलाया, जबकि नौकरानी ने कुंडी खोली, लेकिन जंगल में भाग गई और एक पल में नज़रों से ओझल हो गई। इस बीच राजकुमार और बेकासिक जंगल में भटक रहे थे। आखिरकार राजकुमार इतना थक गया कि वह एक पेड़ के नीचे लेट गया और बेकासिक से कहा कि उसे भोजन की तलाश में जाना चाहिए और किसी ऐसी जगह की तलाश करनी चाहिए जहां वे सो सकें। बेकासिक अभी बहुत दूर नहीं गया था जब रास्ते के एक मोड़ ने उसे उस बूढ़ी औरत के सामने ला खड़ा किया जो अपनी झोपड़ी के सामने कबूतरों को दाना खिला रही थी। क्या आप मुझे कुछ दूध और फल दे सकते हैं? उसने पूछा। मैं खुद बहुत भूखा हूँ और इसके अलावा मैं अपने पीछे एक दोस्त को छोड़ आया हूँ जो अभी भी बीमारी के कारण कमज़ोर है। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे रसोई घर में आकर बैठो, मैं बकरी पकड़कर उसका दूध निकालती हूँ। बेकासिग्यू ने खुशी खुशी वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और कुछ ही मिनटों में बूढ़ी औरत संतरे और अंगूर से भरी एक टोकरी लेकर लौटी। अगर तुम्हारा दोस्त बीमार हो गया है तो उसे जंगल में रात नहीं गुजारनी चाहिए, उसने कहा। मेरी झोपड़ी में जगह है, ये सच है कि यह काफ़ी छोटी है, लेकिन कुछ न होने से तो ये बेहतर है और इसमें तुम दोनों का हार्दिक स्वागत है। बेकासिग ने उसे गर्मजोशी से धन्यवाद दिया और चूंकि इस समय सूर्यास्त होने वाला था, वह राजकुमार को लाने के लिए निकल पड़ा। जब वह अनुपस्थित था तब एग्लेंटाइन और सफ़ेद हिरनी झोपड़ी में दाखिल हुए और बेशक उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले कमरे में वह आदमी था जिसकी बचकानी अधीरता उनकी सारी परेशानियों का कारण थी। अपनी थकान के बावजूद राजकुमार को नींद नहीं आई और जैसे ही सुबह हुई वह उठा और बेकासिग को वहीं रहने को कहा। क्योंकि वह अकेला रहना चाहता था, वह जंगल में चला गया। वह धीरे धीरे चलता रहा जैसा कि उसकी कल्पना उसे ले गई, जब तक कि अचानक वह एक खुली जगह पर नहीं पहुंच गया और बीच में सफ़ेद हिरनी चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। वह एक आदमी को देखते ही भाग गई, लेकिन राजकुमार से पहले नहीं, जिसने बिना सोचे समझे अपने धनुष को कस लिया था। उसने कई तीर छोड़े जिनसे परी ट्यूलिप को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन जैसे ही वह तेजी से भागी उसने महसूस किया कि उसकी ताकत कम हो रही है, क्योंकि एक टॉवर में 15 साल के जीवन ने उसे अपने अंगों का व्यायाम करना नहीं सिखाया था। सौभाग्य से राजकुमार बहुत कमज़ोर था और वह उसका पीछा नहीं कर सका और एक रास्ता उसे झोपड़ी के पास ले आया जहां एग्लेंटाइन उसका इंतजार कर रही थी। सांस फूलने के कारण वह उनके कमरे में घुस गई और खुद को फर्श पर पटक दिया। जब पुनः अंधेरा हो गया और वह पुनः राजकुमारी डेज़िरी बन गई तो उसने एग्लेंटाइन को बताया कि उसके साथ क्या घटित हुआ था। मुझे फव्वारे की परी और क्रूर जानवरों से डर लगता था, उसने कहा, लेकिन किसी तरह मैंने कभी उन खतरों के बारे में नहीं सोचा जो मुझे मनुष्यों से भागते समय झेलने पड़ते थे। अब मुझे नहीं पता कि मुझे किसने बचाया। एग्लेंटाइन ने उत्तर दिया,
जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं हो जाती तुम्हें यहीं चुपचाप रहना होगा। लेकिन जब सुबह हुई और लड़की हिरनी में बदल गई तो उसे जंगल की लालसा हुई और वह पहले की तरह उछलकर चली गई। जैसे ही राजकुमार की नींद खुली वो उस जगह पर पहुंचा जहां एक दिन पहले ही उसने सफेद हिरनी को चरते हुए देखा था, लेकिन बेशक वह विपरीत दिशा में जाने का ख्याल रखती थी। बहुत निराश होकर उसने पहले एक हरा रास्ता चुना और फिर दूसरा, और अंत में चलते चलते थककर उसने खुद को नीचे गिरा लिया और गहरी नींद में सो गया। ठीक इसी समय सफेद हिरनी पास की झाड़ी से बाहर निकली और अपने दुश्मन को वहां पड़ा देखकर कांपती हुई वापस लौटी। फिर भी भागने के बजाय किसी चीज ने उसे बिना देखे उसे देखने के लिए कहा। जैसे ही उसने देखा उसके अंदर एक रोमांच दौड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि बीमारी से थके मांदे और कमजोर होते हुए भी ये उसके होने वाले पति का चेहरा था। धीरे से उसके ऊपर झुककर उसने उसके माथे को चूमा और उसके स्पर्श से वह जाग गया। 1 मिनट तक वे एक दूसरे को देखते रहे और आश्चर्य से उसने उस सफेद हिरनी को पहचान लिया जो पिछले दिन उससे बचकर भाग निकली थी। लेकिन एक पल में ही जानवर को अपने खतरे का एहसास हो गया और वह अपनी पूरी ताकत से जंगल के सबसे घने हिस्से में भाग गई। बिजली की तरह तेजी से राजकुमार उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन इस बार वह उस खूबसूरत प्राणी को मारने या घायल करने की इच्छा से नहीं था। सुंदर हिरनी, रुको, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, वह चिल्लाया, लेकिन उसके शब्द हवा में उड़ गए। आखिरकार हिरनी और नहीं भाग सकी और जब राजकुमार उसके पास पहुंचा तो वह घास पर लेटी हुई थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन इसके बजाय राजकुमार उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसे सहलाया और उसे किसी भी तरह का डर न होने के लिए कहा, क्योंकि वह उसका ख्याल रखेगा। इसलिए उसने अपने सींग के शिकार के प्याले में नदी से थोड़ा पानी निकाला और फिर पेड़ों से कुछ शाखाएं काटकर उन्हें एक कूड़ेदान में लपेट दिया, जिसे उसने काई से ढक दिया और सफेद हिरनी को धीरे से उस पर लिटा दिया। बहुत समय तक वे ऐसे ही रहे, लेकिन जब डेज़िरी ने देखा कि प्रकाश पेड़ों पर पड़ रहा है तो सूरज डूबने वाला है, वह घबरा गई कि कहीं अंधेरा न छा जाए और राजकुमार उसे मानव आकार में न देख ले। नहीं, वो मुझे यहाँ पहली बार नहीं देख रहा होगा, उसने सोचा और तुरंत उससे छुटकारा पाने की योजना बनाने लगी। फिर उसने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ बाहर निकाल दी, जैसे कि वह प्यास से मर रही हो, और राजकुमार, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके लिए कुछ और पानी लाने के लिए नदी की ओर भागा। जब वह वापस लौटा तो सफेद हिरनी वहां से जा चुकी थी। उस रात डेज़िरी ने एग्लेंटाइन के सामने स्वीकार किया कि उसका पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि राजकुमार ही था, और यह चित्र उसे खुश करने के बजाय कभी भी न्याय नहीं कर पाया। वो रोते हुए बोली, क्या इस हालत में उनसे मिलना मुश्किल नहीं है, जबकि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। लेकिन एग्लेंटाइन ने उसे दिलासा दिया और याद दिलाया कि कुछ ही समय में सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार सफेद हिरनी के भागने पर बहुत क्रोधित हुआ, जिसके लिए उसने इतनी परेशानी उठाई थी, और झोपड़ी में लौटकर उसने अपने कारनामों और क्रोध को बेकासी के सामने प्रकट किया, जो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। राजकुमार चिल्लाया, वह मुझसे फिर कभी नहीं बच पाएगी। अगर मैं 1 साल तक हर दिन उसका शिकार करूं तो आखिरकार वह मुझे मिल ही जाएगी। और इसी मनोदशा में वह बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह जब सफेद हिरनी जंगल में दाखिल हुई तो उसने ये तय नहीं किया था कि वह राजकुमार से मिलने जाएगी या उससे दूर भागकर झाड़ियों में छिप जाएगी, जिसके बारे में राजकुमार को कुछ भी पता नहीं था। उसने तय किया कि आखिरी योजना ही सबसे अच्छी थी, और ऐसा ही होता अगर राजकुमार उसकी तलाश में उसी दिशा में न जाता। संयोग से उसने झाड़ियों के बीच से चमकती हुई उसकी गोरी त्वचा को देखा, और उसी क्षण उसने अपने पैरों के नीचे एक टहनी के टूटने की आवाज़ सुनी। एक पल में वह उठकर दूर चली गई, लेकिन राजकुमार को यह नहीं पता था कि उसे पकड़ने का और कोई तरीका क्या है, इसलिए उसने उसके पैर पर तीर चलाया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। युवक को एक हत्यारे की तरह महसूस हो रहा था और वह जल्दी से उस सफ़ेद हिरनी के पास गया, जहां वह लेटी हुई थी, और उसके दर्द को कम करने की पूरी कोशिश की, जो वास्तव में फव्वारे की परी द्वारा भेजी गई सज़ा का आखिरी हिस्सा था। सबसे पहले उसने उसके लिए थोड़ा पानी लाया,
और फिर उसने कुछ उपचार करने वाली जड़ी बूटियां ली और उन्हें अपने हाथ में मसल कर घाव पर लगा दिया। आह, मैं कितना दुष्ट था कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसने उसका सिर अपने घुटनों पर टिकाते हुए कहा, और अब तुम मुझसे घृणा करोगी और हमेशा के लिए मुझसे दूर भाग जाओगी। कुछ देर तक हिरनी चुपचाप वहीं लेटी रही, लेकिन पहले की तरह उसे याद आया कि उसके बदलने का समय करीब आ गया है। वो अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजकुमार ने उसके चलने की आवाज़ नहीं सुनी और सोचा कि बूढ़ी औरत शायद उसके घाव पर उससे बेहतर पट्टी बांध सकती है, इसलिए उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे वापस झोपड़ी में ले गया। लेकिन वो छोटी होने के बावजूद भी इतनी भारी हो गई थी कि उसके वजन के नीचे कुछ कदम लड़खड़ाने के बाद उसने उसे लिटा दिया और अपनी टोपी के कुछ रिबन से उसे एक पेड़ से बांध दिया। ऐसा करने के बाद वह मदद लेने के लिए चला गया। इस बीच एग्लेंटाइन अपनी मालकिन की लंबी अनुपस्थिति से बहुत बेचैन हो गई थी और उसे ढूंढने के लिए बाहर आई थी। जैसे ही राजकुमार उसकी नज़रों से ओझल हुआ, उसकी आंखों के सामने फड़फड़ाते रिबन नाचने लगे और उसने अपनी खूबसूरत राजकुमारी को एक पेड़ से बंधी हुई देखा। उसने अपनी पूरी ताकत से गांठें कसने की कोशिश की, लेकिन वह एक भी गांठ नहीं खोल पाई, हालांकि सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। वह अभी भी गांठें कसने में व्यस्त थी जब उसके पीछे से एक आवाज़ आई। मुझे क्षमा करें, सुंदर महिला, लेकिन यह मेरी हिरनी है जिसे आप चुराने की कोशिश कर रही हैं। माफ़ करना, अच्छे शूरवीर, एग्लेंटाइन ने उत्तर दिया, मुश्किल से उसकी ओर देखते हुए, लेकिन यह मेरी हिरनी है जो यहाँ बंधी हुई है। और यदि आप इसका प्रमाण चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो मुझे जानती है या नहीं। मेरे दिल को छू लो, मेरी छोटी, उसने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। और हिरनी ने अपना अगला पैर उठाया और उसे अपनी बगल में रख दिया। अब अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर रखो और आह भरो। और फिर हिरनी ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। तुम ठीक कह रहे हो, राजकुमार ने कहा, परंतु मुझे उसे तुम्हारे हवाले करने में बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि यद्यपि मैंने उसे चोट पहुंचाई है, फिर भी मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। इस पर एग्लेंटाइन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बल्कि सावधानी से हिरनी को उठाकर उसे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर ले गई। अब राजकुमार और बेकासिक दोनों को ही इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि बूढ़ी औरत के पास उनके अलावा कोई और मेहमान भी है, और वे दूर से ही एग्लेंटाइन और उसके नौकर को झोपड़ी में घुसते देखकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने बिना समय गंवाए बूढ़ी औरत से पूछताछ की, जिसने जवाब दिया कि वो उस महिला और उसकी सफ़ेद हिरनी के बारे में कुछ नहीं जानती, जो राजकुमार और उसके दोस्त के कमरे के बगल में सोती थी, लेकिन वे बहुत शांत थे और उसे अच्छा वेतन देते थे। फिर वह अपनी रसोई में वापस चली गई। क्या आप जानते हैं, बेकासिग ने कहा, जब वे अकेले थे, मुझे यकीन है कि जिस महिला को हमने देखा वह राजकुमारी डेज़िरी की सम्मान की दासी है, जिससे मैं महल में मिला था। और चूंकि उसका कमरा इसके बगल में है, इसलिए एक छोटा सा छेद बनाना आसान होगा जिसके माध्यम से मैं खुद को संतुष्ट कर सकता हूँ कि मैं सही हूँ या नहीं। इसलिए अपनी जेब से चाकू निकालकर उसने लकड़ी के काम को काटना शुरू कर दिया। लड़कियों ने खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी, लेकिन ये सोचकर कि यह एक चूहा है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और बेकासिग को अपना काम करने के लिए शांति से छोड़ दिया गया। आखिरकार छेद इतना बड़ा हो गया कि वो उसमें से झांक सकता था, और ये दृश्य उसे विस्मय से गूंगा कर देने वाला था। उसने सही अनुमान लगाया था, लंबी महिला एग्लेंटाइन ही थी, लेकिन दूसरी उसने उसे कहाँ देखा था। अब उसे पता चल गया, ये चित्र की महिला थी। डेज़िरी हरे रेशमी कपड़े पहने हुए तकिए पर लेट गई थी, और जब एग्लेंटाइन उसके घायल पैर को धोने के लिए उसके ऊपर झुका, तो वह बोलने लगी, ओह, मुझे मर जाने दो। वह रो पड़ी, इस जीवन को जीने के बजाय। तुम यह नहीं बता सकते कि पूरे दिन जानवर बने रहने और उस आदमी से बात न कर पाने का दुख क्या होता है, जिसे मैं प्यार करती हूँ, जिसकी अधीरता के कारण मैं अपने क्रूर भाग्य का दोषी हूँ। फिर भी मैं खुद को उससे नफरत करने के लिए नहीं ला सकती। ये शब्द, हालांकि वे धीमे से बोले गए थे, बेकासिग तक पहुँचे, जिसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह एक पल के लिए चुप खड़ा रहा, फिर
खिड़की के पास गया जहां से राजकुमार देख रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे के पार ले गया। एक नज़र राजकुमार को ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि यह वास्तव में डेज़िरी थी, और कैसे कोई और उसके नाम से महल में आया था, उस पल उसे न तो पता था और न ही परवाह थी। कमरे से चुपके से उसने अगले दरवाजे पर दस्तक दी, जिसे एग्लेंटाइन ने खोला, जिसने सोचा कि यह बूढ़ी औरत है जो उनका खाना ला रही है। राजकुमार को देखकर वह पीछे हट गई, जिसे इस बार उसने पहचान भी लिया था। लेकिन राजकुमार ने उसे एक तरफ धकेल दिया और खुद को डेज़िरी के पैरों पर फेंक दिया, जिसके सामने उसने अपना सारा दिल खोलकर रख दिया था। भोर ने देखा कि वे अभी भी बातचीत कर रहे थे, और राजकुमारी को एहसास होने से पहले ही सूरज आसमान में चढ़ गया था कि उसने अपना मानव रूप बरकरार रखा है। वो कितनी खुश हुई जब उसे पता चला कि उसकी सज़ा के दिन खत्म हो गए हैं, और उसने प्रसन्न स्वर में राजकुमार को अपने जादू की कहानी सुनाई। तो कहानी का अंत अच्छा हुआ, और परी ट्यूलिप, जो झोपड़ी की बूढ़ी औरत निकली, ने युवा जोड़े के लिए ऐसी शादी की दावत बनाई जैसी दुनिया की शुरुआत से पहले कभी नहीं देखी गई थी। और हर कोई खुश था, सिवाय सेरिसेट और उसकी माँ के, जिन्हें नाव में बिठाकर एक छोटे से द्वीप पर ले जाया गया, जहाँ उन्हें अपने जीवनयापन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।